मोदी जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में बहुत आक्रोश है, और बिल्कुल वाजिब आक्रोश है, बिल्कुल बिल्कुल। उस आक्रोश को वो कैसे रिस्पॉन्ड करें। उन्होंने ये कहा कि अगर हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में तैयारी हो रही है कोई मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक की, तो वी रिजर्व द राइट टू टेक सच एक्शन एज इज नेसेसरी। नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएगा, नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, कन्वेंशनल वॉर के जरिए आएगा। जब आप उसको ड्रॉ करोगे और आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बॉर्डर में ड्रॉ करोगे, उसके सेंसिटिव एरियाज को हिट करोगे, तो उसकी मोबिलाइजेशन होगी, उसकी फोर्सेस आएंगी, तो डिस्ट्रॉय करोगे। आज हाल देखिए, चीफ मिनिस्टर 7 महीने से है इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी मैटर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी मैटर्स। जब तक आप लोगों को उसमें शामिल नहीं करेंगे, हाउ यू गोइंग टू कन्फ्रंट दीस पीपल? जिसकी वजह से सारा देश एक मत से कह रहा है कि अब हम टेररिज्म नहीं सहेंगे। वैसारन में जो हादसा हुआ, तो 26 लोगों को बेरहमी से मारा गया, बेकसूर टूरिस्ट्स, मासूम लोग, वो बेचारों के पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ये पहलगाम से लगभग 5-6 किलोमीटर है। पहुंचने में या तो पैदल जाओ या छोटे घोड़ों पे जाओ, और वहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो दे वर सिटिंग टारगेट्स। अब पाकिस्तान का रवैया तो हमेशा रही रहा है, उनकी जो मिलिट्री की नीति है वो यही है, कश्मीर का मुद्दा रोज़ रोज़ उठाना और अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बरकरार रखना। तो कहने का मतलब यह है कि रोज़ रोज़ पाकिस्तान ऐसे टेररिज्म के द्वारा एक दहशत पैदा करता है। उरी पे अटैक हुआ और उसके बाद स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की हमने, और अब ये हुआ। तो हमारा देश आज के दिन एक आवाज़ से कह रहा है कि अब हम इसको किसी तरीके से ऐसा हम कदम उठाएंगे ताकि इसका कोई इलाज हो। अब क्या इलाज हो, कैसे इलाज हो, क्या करें, सबकी सहमति के साथ करें, क्योंकि पहली बार विपक्ष और सरकार इकट्ठी है। पहली बार जम्मू कश्मीर में बंद हुआ है, सभी ने कहा है कि एक आवाज़ से कहा है कि ये हमें स्वीकार नहीं है, ये हम नहीं मानते। तो जब देश इस तरह से इकट्ठा है, तो मैं समझता हूँ कि आगे जो रणनीति बनानी होगी सबको साथ लेकर बनानी होगी, और कोई बेसमझी की बात नहीं करनी होगी, गुस्से से बात नहीं करनी होगी। एक ऐसी रणनीति बनानी होगी कि ये टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। उसमें कई पहलू हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बनाना होगा। वो फारूक साहब बताइए, अब हम करें क्या? देखिए, ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। अफसोस इस बात का है। दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम उनकी जेब में हैं। वो गलतफहमी आज उनको साबित हो गई होगी जब सारे जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर इस जो कांड हुआ इसके खिलाफ खड़े हो गए। और ये कहा, पहली बार 35 साल में पहली बार हमने ये देखा, खड़े होकर कहा ये हम कबूल नहीं करते, और ये एक वो चीज़ है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीरियत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल सही। ये हम कबूल नहीं करते, और हम ये बार बार उनसे कह रहे हैं बंद करो, बहुत हो गया। अगर दोस्ती में रहोगे तो तुम भी तरक्की करोगे, हम भी तरक्की करेंगे, मगर वो समझते नहीं हैं। वहाँ अफसोस तो मुझे इस बात का है, फ़ौज या तो हमसे बांग्लादेश का बदला ले रही है, जबकि बांग्लादेश हमने नहीं किया। बांग्लादेश उनकी मेहरबानियों से हुआ, क्योंकि उन्होंने जो उनसे नाइंसाफ़ियाँ की ईस्ट पाकिस्तान से, उन्होंने उनसे नाता छोड़ने की ठान ली थी, और ये समझते हैं कि हम उसके जिम्मेवार हैं। हम जिम्मेवार नहीं हैं, और आज तक वो इसको भूले नहीं। पर रास्ता क्या है? और ये फौज है, रास्ता देखिए, आपने बालाकोट भी कर लिया, तब भी वो नहीं समझे। अब बताइए मुझे, मैं तो ये कहूँगा डिप्लोमेटिक चैनल भी बंद नहीं करनी चाहिए, और वर्ल्ड को साथ लेकर चलना है। अकेले हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो वो एक तरफा हो जाएगी। जब तक हम अपने दोस्तों को, बाकियों को साथ नहीं लाएंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। उनको एक ही दफ़ा ये पता चलना चाहिए कि दुनिया उनके साथ नहीं है। अगर ये हो गया तो हो सकता है कुछ वक्त के लिए मत ये ठंड जाए। बाकी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो कभी बंद करे, जब तक वहाँ फ़ौज का रूल होगा और वहाँ लोगों का रूल नहीं होगा। फ़ौज तो अपना दिखाना चाहती कि वही है, वहाँ तो वो पाकिस्तानी लोगों को ये कहते हैं हम ही हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। इसको कैसे हम दूर करें, ये मैं समझता हूँ आज एक डिसिसिव मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सारे देशों के पूरी पार्लियामेंट का सत्र स्पेशल बुलाना चाहिए। हाँ, बुलाना चाहिए। जैसे कश्मीर में हमने स्पेशल सेशन बुला लिया असेंबली का, यहाँ भी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होना चाहिए, जिसमें उनके हाथ मजबूत किए जाएंगे
और एक आवाज़ जाएगी सारे वतन की तरफ से कि हम ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये अच्छा और जो भी कदम आप उठाएंगे हम उसके साथ हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने। काजू साहब, आपसे मैं एक पूछना चाहता हूँ। अब ट्रंप ने कहा है कि भाई बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर माय फ्रेंड्स। उसको मालूम है कि ये हादसा हुआ है, उसने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी की है, फिर भी उसने ये कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ माय फ्रेंड्स। उसको भी मालूम है कि जो पाकिस्तान स्टेट है वो फेल हो चुकी है, जिस तरह से वहाँ इंसर्जेंसी पैदा हो रही है बलूचिस्तान में। जी, मैं 3 बातें कहूँगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में खाली अपने हितों पर दृष्टि रहती है और ना दोस्ती रहती है ना कुछ और, बस अपने हित, पहली बात। दूसरा, मेरा अनुभव ये रहा है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट हुए और साफ हो गया, उसके पहले भी था लेकिन उन्होंने साफ हो गया उसके बाद कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनकी चाहे अमेरिका हो चाहे वेस्ट हो, इसमें चीन भी शामिल है, उनकी एक ही पहली प्रायोरिटी रहती है कि ऐसी स्थिति नहीं बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कि एस्केलेशन बढ़ता जाए और हमें एक न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करने की स्थिति आए, तो किसी तरह हम इसको डिफ्यूज करें। ट्रंप की स्टेटमेंट भी इसी का इशारा यही है। पाकिस्तान से उसको कुछ इस वक्त नहीं लेना देना है। वो क्यों कह रहा है कि मैं पाकिस्तान भी दोस्त है और हम भी, भारत भी दोस्त है, क्योंकि वो अब मीडिएट करना चाहता है, साफ है। तीसरी चीज जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, आपने कहा पाकिस्तान फेल्ड स्टेट। देखिए, हम डिप्लोमेट रह चुका हूं तो ऑब्जेक्टिवली देखता हूं देशों। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी सोशल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन तो बहुत खराब। लेकिन मैंने हमेशा एक जुमला इस्तेमाल किया कि कोई मेजर पावर नहीं चाहती है कि एक न्यूक्लियर सोमालिया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के पहले उरी अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट हुआ, तो हमने एक, और उसके बाद जो हम कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन बालाकोट के फौरन बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो विजय गोखले थे, उस वक्त उन्होंने एक अनाउंसमेंट की जो मैं कहता हूं वो द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्पशन। उन्होंने ये कहा कि अगर हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में तैयारी हो रही है कोई मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक की, तो वी रिजर्व द राइट टू टेक सच एक्शन एज इज नेसेसरी। नाउ यू अनाउंस दिस। तो अभी तक क्या हुआ है कि दुनिया ये देख रही है कि अनएक्सेप्टेबल अटैक जब होते हैं तो उसके बाद किनेटिक एक्शन हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, किनेटिक, और बालाकोट के बाद मामला डिफ्यूज हो गया, हम जानते हैं कैसे, उनका भी अटैक हुआ, फिर अभिनंदन, लेकिन हमें मालूम है। तो इस वक्त सबको भय यही है कि मोदी जी वुड बी अंडर द ग्रेटेस्ट प्रेशर कि भाई ये 2 उदाहरण हैं आपके साथ, तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट आपने बना लिया है इससे आप दूर कैसे जा सकते हैं। और सब डरे हुए हैं, जितनी दुनिया है डरी हुई है, और मोदी जी के सामने जो विडंबना है वो तो बेसिकली पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि दूसरे का इरादा क्या है। फौज में हम ये देखते हैं कि भाई हमारा ओपोनेंट कौन है, उसका इरादा क्या था। पाकिस्तान का शुरू से इरादा, मेरा मानना यह है कि कश्मीर एक बहाना है, असली भारत निशाना है। मेरा ये मानना है पहले दिन से। कश्मीर तो एक बहाना है, कोई बहाना नहीं मिला तो कश्मीर बहाना बना लिया, पर निशाना भारत पर है, निशाना भारत पर है। दूसरा मेरा मानना यह है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है, इसमें उसका क्या इरादा था। क्या इरादा था, उसके 3 इरादे थे। एक, जम्मू एंड कश्मीर में 5-6 साल बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मैंडेट के साथ आई है, और एक ऐसा लीडर जो यंग है, जिसने पहले 5 साल उस राज्य को चलाया था, उस जनता ने उस यूथ लीडर पे, उस यंग लीडर पे दोबारा से भरोसा दिया कि भाई आपने अच्छा काम किया होगा तभी तो इतना भरोसा दिया है। तो हाउ टू अंडरमाइन दिस गवर्नमेंट। कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ना रहे, वहां प्रेसिडेंट रूल चलता रहे, वहां उग्रवाद चलता रहे, वहां भारतीय लोग जाते डरें, तो उसका इरादा तो ये है कि भाई वहां टूरिज्म ना हो, तो थोड़े दिन बाद लगेगा कि भाई ये तो टूरिज्म हो ही नहीं रहे, तो सरकार फेल है, यहाँ तो इकोनॉमिक कंडीशंस फेल है। वहां हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दो तो यहां पूरे देश में हाहाकार मच जाएगी।
और यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टेट और इस लेवल का जो स्टेट और सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा दो, तो यहाँ बहुत से लोग हैं। हम सब कुछ कर चुके उसको मनाने के लिए। क्या 70 साल में बातचीत नहीं हुई? क्या पिछले 35 साल में डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं हुआ? क्या आपने इकोनॉमिक ट्राई नहीं किया? आज तो ना आपके उसके साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशंस है, ना आपके साथ कोई ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन है जिसको कहो मैं विड्रॉ कर दूं और जिससे इंपैक्ट पड़े। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक है आपने की, लेकिन क्या पाकिस्तान उसके बाद किसी निगोशिएटिंग टेबल पे आया? नहीं आया ना। तो आपको आज ऐसा करना पड़ेगा। आप ये, मैं बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी पे किसी किस्म का कोई विश्वास नहीं करता हूं। पाकिस्तान को अगर निगोशिएटिंग टेबल पे लाना है ना, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो एक ही तरीका, एक ही आपके पास बचा हुआ है, और जो सारा भारत में 90% लोग कहेंगे, जनरल साहब जो वॉर मॉन्गर है, एक ही तरीका बचा है कि आपको उसकी मिलिट्री पावर को इतनी पावरफुल से स्ट्राइक करना पड़ेगा। आपके डैमेजेस होंगे, आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, आपके इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, आपको हो सकता है आपके ह्यूमन लॉसेस हो। तो अब इस स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो किसी की नहीं सुनेगा। देखिए, आपको एक चीज मैं सोच रहा था, सर बताएंगे, कि मुनीर को लग गया खून। वो कहता है देखो मैं बांग्लादेश में सक्सीड हो गया ना, वो तो क्रेडिट लेता है। ये भी आप बनाओ, हर वक्त जब लड़ाई हुई है पहल उन्होंने ही की है। जी हाँ, कभी यहाँ से पहल नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो 3-4 जंगे हुए और लास्ट वन वाज कारगिल वॉर, वो भी वहीं से इनिशिएट हुई। जी हाँ, हिंदुस्तान ने कभी कदम नहीं उठाया लड़ाई का। वो तो ठीक है, लेकिन फारूक साहब I प्रॉब्लम hope, I don't know what will happen in the future. हाँ, प्रॉब्लम but ये the है ना, past is like this. आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपने बालाकोट किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है ना। आप कौन सी ऐसी स्ट्राइक करेंगे जिससे टेररिज्म खत्म हो? मेरे हिसाब से, मैं सहमत नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ऐसे टेररिज्म खत्म नहीं होगा, मेरी हिसाब है। लेकिन इनकी बात, एक बात तो सही है कि जो जनरल आसिम ने कहा है, 2 नेशन थ्योरी की उन्होंने बात की है, और उनका मकसद क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी सोचें कि हम वो इस देश के एक अंग बन नहीं सकते, क्योंकि वो अलग देश है। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है, और उसका भी हमें शिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, तो तभी मैं आपकी राय पूछना चाहता हूँ। और ज्यादा दूर सर, और उसने तो अगली जनरेशन को सीख दी है। तो आपकी अगर ऐसी बात है, तो पॉपुलर गवर्नमेंट जब तक रहेगी तो उनको जो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वो बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है। यही तो मुसीबत है। आप देखिए, माफी चाहता हूँ ये कहने को, आज हाल देखिए, मैंने यूनिफाइड कमांड किया। क्यों किया? आर्मी के जो चीफ GOC है, 15th कोर या 16th कोर, उनको टोटल इंफॉर्मेशन आर्मी की आती है, BSF को अपनी इंफॉर्मेशन आती है, कश्मीर पुलिस को अपनी इंफॉर्मेशन आती है। ये सब अलग अलग इंफॉर्मेशन। हमने कहा साहब, अगर यूनिफाइड कमांड होगा अंडर द आर्मी चीफ, और चीफ मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन, ही विल बी डिप्टी चेयरमैन, he will be able to put all this information together and then use. Army has the maximum power all around, and they will be able to then concentrate on those areas. आज हाल देखिए, चीफ मिनिस्टर 7 महीने से है, he is not involved in security matters. Lieutenant governor is involved in security matters. जब तक आप लोगों को उसमें शामिल नहीं करेंगे, how are you going to confront these people? उन्होंने भारत पे गलत इल्जाम लगाए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बिल्कुल गलत, बेबुनियाद इल्जाम लगाए। पाकिस्तानी कहते हैं कभी कभी कि कश्मीर इज द अनरिजॉल्व्ड इशू ऑफ द पार्टीशन। मेरा मानना है कि दरअसल अगर अनरिजॉल्व्ड इशू कोई है पार्टीशन का, तो वो बलूचिस्तान। मुझे लगता है आज के दिन मोदी जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में बहुत आक्रोश, और बिल्कुल वाजिब आक्रोश, बिल्कुल बिल्कुल, उस आक्रोश को वो कैसे रिस्पॉन्ड करें। करेक्ट। और आप दोनों सियासतदान हैं, आप तो जानते हैं कि अगर आक्रोश है जनता जैसे में, आपने तो कहा, आपको रिस्पॉन्ड करना, जैसे आपने कहा, उसको कैसे काबू में लाइए। रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं हो कि ऐसा रिस्पॉन्ड करें जिससे वो जो आप खतरा बता रहे हैं वो ये मानते हैं कि ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं वो, और कन्वेंशनल वॉर, क्योंकि हमारे पास अनकन्वेंशनल वॉर के तो सिस्टम्स नहीं है। जी हाँ। तो कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बीच में एक स्पेस है जहां पे कन्वेंशनल वॉर हम कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ ऑफेंस, दे आर वेपन्स ऑफ डिफेंस। वो तब इस्तेमाल होते हैं जबकि देश का वजूद खतरे में। सही बात। जब वजूद खतरे में है तब आप कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है कन्वेंशनल वॉर की? और मैं जनरल नहीं हूं, जनरल साहब तो आप बता सकते हैं कि इतनी कैपेसिटी है कि उस वजूद को खतरे में लाने से पहले हम इतना डैमेज इन्फ्लिक्ट कर दें
कि वो फिर कहें कि भाई अब बहुत हो गया, हम अब इसको टेररिज्म का रास्ता अब छोड़ते हैं। और आखिरी चीज मैं कहूंगा, टेररिज्म को उन्होंने अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा बनाया। हाँ, बिल्कुल सही। जितना मर्जी डिप्लोमेटिक एफर्ट कर लो, मैं अपनी डिप्लोमेसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, बहुत काबिल है, हमारे मोस्ट प्रोफेशनल है, एंड मैंने साथ देखा तो रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक चोर है, जब तक उसको कुछ लगेगा नहीं वो बोलेगा नहीं मैंने चोरी की है, मैं मुझे माफ कर दो। ये तो वो तो एक नोन थीफ है जिसको कुछ ना कुछ तो पनिश करना पड़ेगा। मतलब कस्टोडियल इंटेरोगेशन होनी चाहिए, जैसे मतलब नहीं, SHO करता है। कस्टोडियल इंट्रोगेशन से गुजारा नहीं होगा, थर्ड डिग्री उसको चाहिए एक बार, मेरा मानना ये है। और बिल्कुल देयर इज ए थ्रेशोल्ड, और Negotiating table पे लाएगा। नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, कन्वेंशनल वॉर के जरिए आएगा, जब आप उसको ड्रॉ करोगे और आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बॉर्डर में ड्रॉ करोगे, उसके सेंसिटिव एरियाज को हिट करोगे, तो उसकी मोबिलाइजेशन होगी, वो कैसे? उसकी फोर्सेस आएंगी तो डिस्ट्रॉय करोगे। जनरल, फिर क्या करोगे? जब उसकी आर्मी को हिट करोगे, जब उसके लोगों में डिसेंशन आएगी। दर्द सा है साहब, हिंदुस्तान में दर्द सा है, आपके सीआरपीएफ के, आर्मी के, दुनिया भर के जवानों की आपके यहाँ शहादत के बाद आई है ना, तो दर्द सा है। पाकिस्तान को कोई दर्द नहीं है। जब पॉपुलेशन को दर्द होगा, जब सेना को दर्द होगा कि हम लोग जो है पिछड़ रहे हैं, तो मुनीर साहब को अकाउंटेबल करेंगे, भगाएंगे और फिर निगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे।